नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बस्तर एक ऐसा इलाका जो दशकों तक नक्सलवाद की चुनौती से जूझता रहा, लेकिन अब राज्य सरकार दावा कर रही है कि बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और इसके साथ ही क्षेत्र में विकास, पर्यटन और रोजगार के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। सरकार का कहना है कि शांति और सुरक्षा का माहौल बनने से बस्तर अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना सकता है। इसी बीच बस्तर को एक बड़ी उपलब्धि भी मिली है। गृह मंत्रालय के वर्ष 2025 की पुलिस थाना रैंकिंग में जगदलपुर के बोधघाट थाना को छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। वहीं सरकार अब सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 50 नए थाने खोलने और करीब 5,800 जवानों की भर्ती की तैयारी में है। हालांकि विपक्ष सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रहा है और नक्सलवाद के पूरी तरह खत्म होने के दावे को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में बस्तर में सुरक्षा, विकास और राजनीति के इस नए समीकरण पर बहस तेज है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कभी नक्सल हिंसा की वजह से सुर्खियों में रहने वाला बस्तर अब विकास और बदलाव की नई कहानी लिखने की तैयारी में है। राज्य सरकार का दावा है कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में शांति और सुरक्षा का माहौल बना है, जिससे पर्यटन, संस्कृति और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य बस्तर को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना है। इस बीच बस्तर के लिए एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वर्ष 2025 की वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में जगदलपुर के बोधघाट थाना को छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। खास बात यह है कि पहली बार बस्तर संभाग के किसी थाने को यह सम्मान मिला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया। जो काम असंभव लगता था उसे भाजपा सरकार ने संभव किया है। अब बस्तर तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने और तेज विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। बस्तर नक्सलवाद के कारण विकास के दौर में पीछे रह गया था। अब बस्तर विकास की मुख्यधारा में लौटे, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, वहां पर सरकार की सारी योजनाएं पहुंचे, इसको लेकर योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। मैंने भी 4 दिन में 5 जिलों का दौरा करके वहां पर सड़क, पानी की व्यवस्था, पुल पुलियों की व्यवस्था, इसको लेकर समीक्षा की है और हम तेज गति से काम कर रहे हैं कि वहां पर अधोसंरचना का विकास हो। हालांकि सरकार के दावों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यदि नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है तो फिर नेताओं और मंत्रियों की सुरक्षा क्यों बरकरार है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बस्तर के जल, जंगल और जमीन को उद्योगपतियों के हवाले करने की तैयारी कर रही है। देखिए, नक्सलवाद खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो जो जहां नक्सलवादी जड़ें हैं वहां से पता चलेगा। केदार कश्यप जी अपनी सिक्योरिटी हटा दे। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, रमन सिंह जी, स्वयं मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, अगर नक्सलिज्म खत्म हो गया, विजय शर्मा, अरुण साव, मुख्यमंत्री साहब सब बिना सिक्योरिटी के बस्तर तो जाएं। अगर नक्सलवाद जड़ से आपने खत्म कर दिया, ये विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी को इस विचारधारा से कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। हम नक्सली विचारधारा को लड़ रहे हैं, ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये एक्चुअल स्थिति वहाँ के लोग बताएंगे। एक और सरकार बस्तर में सुरक्षा, विकास और रोजगार के नए मॉडल की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि बस्तर में शांति और विकास का नया दौर कितनी तेजी से लोगों के जीवन में बदलाव ला पाता है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो बस्तर में बदलाव हकीकत या सिर्फ सियासत, आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जसविंदर बग्गा जी जुड़े। जसविंदर जी, बहुत स्वागत है आपके इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी भी इस पैनल का हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जसविंदर बग्गा जी, जिस तरह से सरकार लगातार यह दावा कर रही कि अब तो 100 दिन पूरे हो चुके हैं, बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन कांग्रेस इन दावों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि एक विचारधारा की लड़ाई है जिसे कांग्रेस ने लड़ा, लेकिन दावों पर एतबार कैसे किया जाए।
देखिए अमित जी, मुझे जी आश्चर्य है कि देश में 50 वर्षों से भी ज्यादा समय तक राज करने वाले कांग्रेस के नेता ऐसी बात कर रहे हैं। जी एक दो विषय हैं जो आपने आज का विषय रखा है, जी जिसमें नक्सलवाद का खत्म होना और हमारे जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का बने रहना, ये दो अलग अलग विषय हैं, जिसे बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे से खिसियाई कांग्रेस मिक्सअप करके एक अगंभीर राजनीति करने का प्रयास कर रही है, ऐसा मुझे लगता है अमित जी। जी अमित जी, क्या आपने आज तक देश में किसी ऐसी सरकार के बारे में पढ़ा, सुना या देखा है जिसने किसी समस्या के समाधान के लिए तारीख तय की हो, हम्म एक डेडलाइन दी हो? जी हाँ, हमने, आपने, सबने, अजय जी ने भी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की सरकार को देखा, जिन्होंने देश में गरीबी हटाओ का वादा किया, और कांग्रेस 50 से ज्यादा सालों तक के देश में राज करती रही। गरीबी कितनी हटी हम सब जानते हैं। लेकिन देश के इस अमृत काल में एक ऐसी सरकार को हम सब देख रहे हैं जी जो सरकार अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए एक तारीख मुकर्रर करती है, डेडलाइन देती है 31 मार्च 2026 कि हम देश में नक्सलवाद का समूल नाश करेंगे। हम्म और वो सरकार अपने संकल्प की सिद्धि के लिए विभिन्न प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय करके जी प्रयास करती है, गंभीर ईमानदार प्रयास। और देखिए 31 मार्च 2026 को इस देश ने नक्सलवाद की समाप्ति देखी है साहब। और नक्सलवाद की समाप्ति मतलब क्या है कि बस्तर, हम छत्तीसगढ़ की बात अगर करें, बस्तर से नक्सलवादी या तो मार दिए गए हैं, या वो गिरफ्तार हो गए हैं, या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, और नक्सलियों के गढ़ में आज हमारे कैंप बन गए हैं। जी और देखिए कितनी बड़ी सफलता है इस सरकार की कि जो नक्सलियों का सबसे बड़ा नेता हुआ करता था हिड़मा, उसके गांव तक हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना नियत नल्लेनार के तहत राशन की दुकानें उपलब्ध कराई हैं, हम स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, और लोगों को आधारभूत सुविधाओं से जोड़ने की कोशिश 327 से ज्यादा गांवों में इस नियत नल्लेनार के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो ये तो वो नक्सलवाद की समाप्ति। पक्का है कि कांग्रेस ने जो काम नहीं किया हमने किया, तो कांग्रेस खिसियाई बैठी है, उनके पेट में दर्द है, उनको हजम नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने डेडलाइन दी, उस डेडलाइन का पालन करते हुए नक्सलवाद को खत्म कर दिया है। दूसरी बात, नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था को हटाने की बात जो कांग्रेस के पूर्व विधायक कर रहे थे जी, उन्होंने क्या कहा कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था का अगर नक्सलवाद खत्म हो गया है तो सुरक्षा व्यवस्था को हटा दें। साहब पूर्व विधायक है, उनको पता होना चाहिए कि किसी भी जनप्रतिनिधि या व्यक्ति की सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा एजेंसियां उसके खतरे के आकलन के आधार पर करती हैं। और मैं तो एक प्रश्न खड़ा करता हूं कांग्रेस को, विधायक के माध्यम से पूरे कांग्रेसी नेताओं के सामने में, कि अगर नक्सलवाद का ना होना ही सुरक्षा व्यवस्था को हटा देने का पैमाना आप मानते हैं, तो हिमाचल में तो आपकी सरकार है साहब, आपके मुख्यमंत्री भी हैं, वहां नक्सलवाद भी नहीं है, वहां क्यों सुरक्षा व्यवस्था में चलते? उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले आप खत्म क्यों नहीं करवा देते? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजय गंगवारी जी, जवाब दीजिए। सरकार का पक्ष ये कह रहा है कि हमने नक्सलवाद को खत्म किया, कांग्रेस अपने शासन में नहीं कर पाई, इसी वजह से आज इस दावे पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। मैंने बहुत शांति से भाजपा प्रवक्ता मित्र की बात सुनी, उम्मीद करूंगा बहुत शांति से मेरी बात सुनेंगे। देखिए बिंदुवार बात करना चाह रहा हूँ। लगातार यहाँ की शायद सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलवाद की समाप्ति के पीछे लगातार क्रेडिट लेने की राजनीति कर रहे हैं। यही अमित शाह जी जब हमारी भूपेश सरकार थी, सार्वजनिक मंच पे उन्होंने यहाँ की कांग्रेस की भूपेश सरकार का तारीफ की थी कि भूपेश सरकार नक्सल के खिलाफ शानदार लड़ाई लड़ रही है और नक्सली बैकफुट पे है। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने संसद में कहा था कि 2019 की तुलना में 2022 में नक्सली घटनाओं में लगभग 42% की कमी आई। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं के आम आदमी की शहादत में 52% की कमी आई। विश्वास विकास सुरक्षा को लेकर हमने काम किया और लगातार नक्सलवाद बैकफुट पे था, हर 5 किलोमीटर सुरक्षा कैंप ऑर्गेनाइज करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी ने क्रेडिट लेने की राजनीति नहीं की। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छे प्रवक्ता है जसविंदर जी, देखिए अगर बस्तर की बात है, व्यक्तिगत सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। आज विकास उपाध्याय जी जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जब बस्तर में कोई प्रतिनिधि जाता है तो उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के अलावा वहां की लोकल पुलिस, वहां की जो सुरक्षा की टीम है वो अलग से अपॉइंट की जा रही है। वहां केदार कश्यप जी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, बस्तर के कदावर नेता है। केदार कश्यप जी ने भाजपा के बस्तर के किसी भी दौरे में जा रहे हैं, पूरी सुरक्षा के साथ जा रहे हैं, लाल लश्कर के साथ जा रहे हैं। रमन सिंह जी को एनएसजी की सुरक्षा मिली है, बहुत सारे इनके नेता जिनको वाइस प्रेसिडेंट की सुरक्षा है। दो व्यक्तिगत सुरक्षा के अलावा बस्तर की विशेष सुरक्षा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात है, इस पूरी नक्सल के खिलाफ की लड़ाई, इसका जो क्रेडिट है वो तो ले रहे हैं, लेकिन इनकी नियत नीति मंशा आदिवासी कतई नहीं है। मैं आपको 4 महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाह रहा हूँ। बेल्ला 1A 1B जो बस्तर की खदान है, अपने पूंजीपति मित्र आर्सेलन मित्तल को
50 साल की लीज पे सौंप दी गई। बेल्ला 1C रूंगटा स्टील को 50 साल के लिए, कांगे की हालती खदान सागर स्टोन को 50 साल के लिए, मतलब 4 खदाने। अभी तो नक्सलवाद समाप्त मार्च हुआ है, 3 महीने हुए अभी, और ये 4 खदाने अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप चुके हैं। आपकी नियत नीति मंशा आदिवासियों की नहीं है, बस्तर की संपत्ति, बस्तर के संसाधन, बस्तर की खदाने अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप के उनको फायदा पहुंचाने का दुष्प्रयास है। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, अगर आप आदिवासी हितैषी हैं तो 2006 के वनाधिकार अधिनियम में परिवर्तन करके आदिवासी की जमीन पर कब्जा करने की साजिश क्यों करते हैं? सचमुच अब आदिवासी हितैषी है, 3.5 साल से आरक्षण संशोधन विधेयक आपके राजभवन में अटका है, आप उसको क्यों पारित नहीं करते? दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2016 में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार का पत्र गया कि नंदीराज पर्वत की लीज कैंसिल की जाए, क्योंकि आदिवासी चाहते हैं, लेकिन आज भी वो लीज कायम है, आज भी वहां पे लगातार उत्खनन हो रहा है, हसदेव में लाखों पेड़ कट जाते हैं, आदिवासी विचार विरोध करते हैं, आप उसमें लाठीचार्ज करते हैं, चाहे हसदेव हो चाहे तमनार हो, तो आप आदिवासी हित की बात ना करें। चौथी महत्वपूर्ण बात है, नगरनार प्लांट जिसमें NMDC का 20,000 करोड़ रुपए लगा है, बस्तर के बेचारे आदिवासियों की भावनाएं जुड़ी है, आज भी वो दीपम की सूची में। आज अमित शाह जी नैतिक साथ नहीं दिखाते, खुले हम सार्वजनिक मंच पर बोले कि नगरनार प्लांट के निजीकरण नहीं होगा, आज NMDC का मुख्यालय जगदलपुर में शिफ्ट होगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जसविंदर जी जवाब दीजिए, विशेष सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है नेताओं को, और क्या यहां पर सरकार श्रेय ले रही है नक्सलवाद के खत्म होने को लेकर, जबकि कांग्रेस का कहना है कि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सक्रियता के चलते ये सफलता मिली है? मैं क्यों कहूं अजय गंगवानी जी की तरह कि सरकार क्रेडिट ले रही है। अजय गंगवानी जी ने एक लाइन कही कि सरकार क्रेडिट ले रही है, हम लेते नहीं, और दूसरे ही सांस में उन्होंने कह दिया कि पहले जब उनकी सरकार थी तब माननीय गृह मंत्री जी और अन्य मंत्रियों ने भी इनकी तारीफ की है, साहब इनको क्रेडिट दिया है। तो मैं इस विषय पर, क्योंकि उनके खुद के विषय में विरोधाभास था, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। दूसरा विषय सुरक्षा का, फिर कहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था जनप्रतिनिधियों को उनकी सुरक्षा के, उनके खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा एजेंसियां तय करती हैं कि वाई श्रेणी होगी, एक्स होगी, NSG होगी, जो भी होगी, और वो सिर्फ बस्तर के लिए नहीं होती है। आपके हमारे जनप्रतिनिधि, माने आपके हमारे यानी कांग्रेस के भी और भाजपा के भी जनप्रतिनिधि मैदानी क्षेत्रों में भी जब जाते हैं तो उनको सुरक्षा व्यवस्था सरकारें उपलब्ध कराती है। इस बात को गंगवानी जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन मुझे एक आश्चर्य है, और मैं बड़ा गंभीरता से हास्य विनोद के विषय को गंभीरता से कहना चाहता हूं कि हाथी को गोद में बैठाना आसान है साहब, हाथी को पजामा पहना लेना भी आसान है। इन कांग्रेसियों को समझाना बड़ा कठिन लगता है जब ये तर्क करते करते कुतर्क करने लगते हैं। साहब उद्योगपति आईना दिखाएगा, जो इनको आईना दिखाएगा उसके लिए ऐसी बात करेंगे। मुझसे प्रश्न है अमित जी का, मैं तो पूछना चाहता हूँ, जवाब ले रहे हैं जसविंदर जी, इसी पर जवाब ले रहे हैं कि दावों को आखिर कांग्रेस मान क्यों नहीं रही, इसी पर जवाब ले रहे हैं अजय जी। कहा था मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इनको शांत कर लीजिए ना। जसविंदर जी मुझसे प्रश्न है इनका जी, अमित जी का जसविंदर जी फिर आपको करूंगा, अजय जी से जल्दी से जवाब लेंगे, फिर अनिल जी का रुख करेंगे। जी आपकी अपनी आदत को सुधार लीजिए। आपने कहा मैंने कहीं नहीं टोका, आपने सही गलत जो कहा मैंने शांति से सुना। जी मैं नहीं टोक रहा हूं। ठीक है जसविंदर जी, मेरा सवाल अजय जी से है कि ये जो दावे कांग्रेस कर रही है आप इसे खारिज कर रहे हैं। जी ठीक है, सुनने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है जसविंदर जी, मैंने सवाल उनसे पूछा अजय जी से कि इस दावे पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार दावा कर रही है लेकिन कांग्रेस खारिज कर रही है। जी अजय जी। जसविंदर जी उनका प्रश्न मुझसे, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, फिर अनिल जी का रुख करेंगे हम। जी देखिए, हमारी कांग्रेस की सरकार के समय कुल मिला के 600 गांव, सुकमा की 121, दंतेवाड़ा की 118, बीजापुर की 115, बस्तर के 63, कांकेर के 92, नारायणपुर के 48, कुल मिला के 600 गांव नक्सल मुक्त हुए। 6 लाख लोगों को नक्सलवाद की लड़ाई से उनको राहत मिली। तो महत्वपूर्ण बात है कि हमने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया। झीरम की घाटी में 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। नक्सलवाद कभी भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस के राजनीति का विषय नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके जगत पुजारा जो जिला उपाध्यक्ष थे 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हैं। आपके धर्मेंद्र चोपड़ा जो भानु प्रताप के ठेकेदार थे, आपके स्वर्गीय सांसद पवन पोड़े की गाड़ी से गिरफ्तार होते हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान है कि भैया वेतन लो और मौज करो। केपीएस गिल जो पूरे देश के 17 नक्सली विशेषज्ञ थे, उसको आपके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहते हैं वेतन लो और मौज करो। आपकी नियत नीति मंशा कभी नक्सल की समाप्ति की नहीं थी। जब 2003 में आपकी सरकार बनी तब नक्सलवाद मात्र 3 लोग तक सीमित था। आपकी रमन सरकार ने खाद पानी दे के 14 जिलों तक पहुंचाया। माननीय रमन सिंह अपने गृह क्षेत्र कवर्धा को सुरक्षित रख पाए, और आप बैठ के राजनीति करते हैं। पीडिया
कोयलीबिड़ा, बीजापुर, आप निर्दोष आदिवासी का इनकाउंटर करते हैं। ठीक है, इन पर भी मैं जरूर जवाब लूंगा भाजपा से, लेकिन अब हम रुक कर लेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी का। अनिल जी, दोनों पक्षों को आपने बहुत ही गौर से सुना इस पूरी चर्चा की शुरुआत से अब तक, और विषय तो बड़ा ही संवेदनशील है कि सरकार का ये दावा कि 100 दिन पूरे हो गए हैं नक्सल मुक्त बस्तर के, कांग्रेस का ये आरोप अगर ये पूरे हो गए हैं तो फिर विशेष सुरक्षा किस बात की दी जा रही है, और कहीं नक्सल मुक्त के नाम पर वहां के जो खनिज संसाधन है, जो संपदाएं हैं, उन्हें बेचने की कोशिश तो नहीं है। तो दावों और आरोपों के बीच आपका विश्लेषण क्या कहता है? अमित जी, ऐसा है जी सर। कि जो डेडलाइन अमित शाह जी ने डिक्लेयर की थी, जी सर। उसके बाद से 100 दिन हो गए। मैं अभी हाल ही में बस्तर गया था, जी। और अगर वाकई नक्सली मुक्त को आपको देखना है तो वहाँ के हाट बाजार में जाके देखिए। जिन्होंने पहले हाट बाजार देखे हैं वो भी जानते हैं, और आज के हाट बाजार में जाके देखिएगा, बड़ी शांति के साथ लोग प्लीजेंट तरीके से पूरा अपना व्यापार कर रहे हैं। तो पहले जहाँ 100 लोग आते थे, अब हजारों की संख्या में लोग आते वहां पर अपना हाट बाजार करने के लिए। वही एक नब्ज है, इसको आप देख के बोल सकते हो कि नक्सलवाद वहां पर करीब करीब स्थिति से समाप्त हो गया, मतलब उससे मुक्ति मिल चुकी है। जी सर। अब रहा सवाल की सुरक्षा का। सुरक्षा तो ऐसा है कि भाई, सुरक्षा तो आजकल क्या है कि एक फैशन भी हो गया है कि जिसको जेट प्लस मिल रही है, किसी को डी प्लस मिल रही है, किसी को कुछ मिल रही है, एक फैशन की तरह भी चल रही है सुरक्षा आजकल, है ना। तो ये इसको कोई ये नहीं, इसको पैमाना नहीं है कि अगर सुरक्षा ज्यादा है तो नक्सलवाद अभी है। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे इलाके को जिस तरीके से भी सैनिटाइज कर रही है अपने फोर्स, और उनको एमुनिशन मिल रहे हैं, आईडी रिकवर कर रही है, आईडी उसकी खराब भी, मतलब डिस्ट्रॉय भी कर रही है, तो सैनिटाइजेशन चल रहा है। लेकिन कुल मिला के पहले के बस्तर और अभी के बस्तर में बहुत ज्यादा बदलाव है। लोग अब नक्सल नाम का जो भय था, जो शाम को नहीं निकलते थे, आजकल 10, 11, 12 बजे रात तक व्यापारी अपना वो वहां पर अपने हाट बाजार कर रहे हैं। मतलब 9 बजे तक तो बाजार खुले रहते हैं, मैंने खुद देखा है वहां पर, वो आराम से हो रहा है वहां पर। ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब रहा सवाल कि वहां पर सरकार को विकास कार्य करना है, जैसे उन्होंने कहा कि हमने वहां पर राशन की दुकानें खोल दी है, वहां पर चिकित्सा सुविधा पहुंच रही है। इसके साथ साथ वहां पर एजुकेशन में भी बड़ा बदलाव होना चाहिए। वहां के एजुकेशन के जितने भी स्कूल हैं सब ध्वस्त हो चुके हैं, वो नए सिरे से बनना चाहिए वहां पर, तब जाके वो बच्चे पढ़ पाएंगे, और जब उनको शिक्षित होंगे तब वो कुछ आगे करेंगे। अब रहा सवाल कि बस्तर में जो आयरन ओर है, आयरन ओर की माइंस बेचने के लिए ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं है। आयरन ओर की माइंस तो बिक नहीं है, क्योंकि आयरन ओर की जरूरत है और वहाँ आयरन ओर पाया जाता है। अब वो रामलाल को मिला या श्यामलाल को मिला, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको उस संपदा का दोहन तो होना ही है। अब उस संपदा का दोहन होते हुए आदिवासियों को ठीक ठाक ढंग से अगर उसकी सुविधा मिल जाए तो एक बेहतर होगा। लेकिन हाँ, नक्सलवाद से काफी कुछ बस्तर मुक्त हो चुका है, ये मैंने खुद अपने के देखा है। बिल्कुल। अनिल जी, एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। कांग्रेस कह रही कि नक्सलवाद खत्म हुआ, लेकिन विचारधारा की लड़ाई अभी भी बाकी है और सरकार इस पर क्रेडिट ले रही है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे को खुद की सफलता के तौर पर भुनाने का प्रयास कर रही है, जैसे कि कांग्रेस का आरोप है? देखिए, अब ये तो सीधा सीधा जिसके राज्य में, जिसके समय में ये मुक्त हुआ है, वो तो क्रेडिट वैसे ही चली जाती है। अब रहा सवाल विचारधारा का। विचारधारा जो पनपती है वो शहरों से पनपती है नक्सलाइट की। वहां पर बस्तर में ऐसी कोई विचारधारा नहीं कि वहां जाके वहां के लोग, तो बाहर से जो नक्सलाइट आते थे वह उनको विचारधारा बताते थे कि हमारा नक्सलाइट अगर हमारा राज होगा तो हमको ये सब मिलेगा। वो बस्तर में है नहीं, क्योंकि वहां से कोई बाहर का कोई आ नहीं रहा। अब भविष्य में कोई आए, इसके लिए सरकार को सतर्क रहना चाहिए, और उसके लिए वहां विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी लाइट होगी, जितनी सड़क होगी और जितना विकास होगा, भले वो किसी को भी माइंस दे दी जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन विकास होगा तो ये नक्सलाइट वहां नहीं पहुंचेगी। जो शहरी विचारधारा जो है नक्सलाइट वो वहां नहीं पहुंचेगी, पहुंच भी गई तो लोग उसको नहीं मानेंगे। बिल्कुल, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन जसविंदर बग्गा जी, जैसे कि अजय गंगवानी जी कह रहे थे कि क्रेडिट तो आप ले ही रहे हैं, साथ ही साथ जो संसाधन है, जल जंगल जमीन को बचाने की बात है, उनकी भी अब सुरक्षा हो, अगला पड़ाव भी सरकार का सकारात्मक दिशा में हो, ये कैसे सरकार सुनिश्चित करेगी? अब
मैं सबसे पहले अनिल जी को धन्यवाद देता हूं कि मैं जिन बातों को कहना चाह रहा था और जिन्हें अजय गंगवानी ने बड़े प्रयास पूर्वक जो उनकी आदत में मुझे रोक दिया, आपने भी उन्हें नहीं रोका अमित जी टोकते समय। नहीं, मैंने उनसे सवाल किया था अजय जी, मैंने अजय जी से सवाल किया था दरअसल। उनको बताइए बार बार वो यही जसविंदर बग्गा जी, आप निश्चिंत रहे क्योंकि मैं शुरू से ही सभी पैनलिस्ट को पूरा मौका देता हूं, ये मेरा हर चर्चा में प्रयास होता है। जिस समय बोल रहा था अमित जी, अजय जी ने प्रयास मुझे रोका और आपने उनको नहीं टोका। खैर नहीं, निश्चित तौर पर मैंने सवाल उन्हीं से किया था क्योंकि आपके बोलने पर मैंने उन्हीं से सवाल किया, इसी वजह से मैंने उनसे सवाल किया। बस्तर में हमने किसी प्रकार की राजनीति नहीं की है। बस्तर के आदिवासी हमारे दिलों में बसते हैं और ये बात आपको डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 वर्ष के कार्यकाल में उस समय दिखी जब हमने बस्तर की भूख का एहसास करते हुए उनके लिए राशन की व्यवस्था की, जिसके नाम से डॉक्टर रमन सिंह जी को पूरा देश चाउर वाले बाबा के नाम से जानता है। तो बस्तर हमारे दिलों में बसता है साहब, बस्तर के आदिवासी हमारे दिलों में बसते हैं और आंकड़े गवाह हैं अमित जी कि असली जल जंगल जमीन की रक्षा भाजपा कर रही है आदिवासियों को उनका हक देके। और कैसे देखिए, एक तरफ हमने नक्सल मुक्त किया है बस्तर को और साथ साथ पैरेलल समानांतर रूप से हमने, जो मैं कह रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है नियत निर्णय हमारा अच्छा गांव, उसके माध्यम से कैसे हम सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है 327 गांव को हमने नियत निर्णय से जोड़ा है, जिसमें 17 विभाग की 52 जन कल्याणकारी योजना हम घर तक पहुंचा रहे हैं साहब। और कैसे, कुछ आंकड़े आपकी जानकारी अजय के लिए, 31 प्राइमरी स्कूल बने और 185 आंगनबाड़ी नए आंगनबाड़ी हमने बना के दिए। 20 उप स्वास्थ्य केंद्रों में 50,000 के करीब लोगों का हमने आयुष्मान कार्ड बनाया है, जिसमें उनको 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, जिससे वो महरूम रहते थे। लगभग 20,000 घरों में हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर दिए हैं अभी इसी समय समानांतर काम करते हुए। और कनेक्टिविटी से कैसे हम बस्तर को जोड़ सकते हैं, हमने 120 मोबाइल टावर वहां खड़े करके दिखाए हैं कि हाँ, अब बस्तर के आदिवासी भी हमारे आपकी तरह मोबाइल का उपयोग कर सके। और कैसे हमने बस्तर के उन नक्सल प्रभावित गांवों में 500 यूनिट तक की बिजली मुफ्त की योजना लेके गए हैं हम। कांग्रेस तो हमेशा चाहते रही अमित जी कि बस्तर कभी सड़क से ना जुड़े, वहां मोबाइल के टावर ना आए, वहां स्कूल ना हो, वहां अस्पताल ना बने, ताकि वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहे और कांग्रेस अपनी राजनीति करती रहे। लेकिन अब जब भाजपा वहां काम कर रही है, आधारभूत योजनाओं को लेकर वहां पर काम कर रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये पक्की बात है कि हमने वहां से नक्सलवाद खत्म किया है, जो सशस्त्र नक्सलवाद था उसको खत्म किया है, लेकिन उसके पोषक तत्व तो आज भी उनको संरक्षण देते शहरों में रहते हैं। हम उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी किस प्रकार से उस विचारधारा को खत्म करें। अजय गंगवानी जी, जवाब दीजिए, सरकार ने विकास के काम भी वहां पर आगे बढ़ा दिए हैं, तो क्या इस सफलता को कांग्रेस स्वीकार नहीं करना चाह रही जैसे कि बीजेपी कह रही है? देखिए, बात सफलता की स्वीकार्यता की नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि झीरम की घटना में हमने 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। नक्सलवाद का दंश कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक झेला है। आज भी लगातार केंद्र सरकार के इशारे पर एनआईए जांच को बाधित करती है। इन्हीं के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जाके झीरम की जांच को बाधित करने के हाईकोर्ट में मैं फिर कहूंगा तो बोलेंगे। उस झीरम घाटी के सबूत भूपेश बघेल की जेल में थे, 5 साल सरकार चली गई। भूपेश बघेल ने कहा कि मेरी जेल में सारे सबूत है, 5 साल बोला। अजय जी, मेरा निवेदन है जी, भूपेश बघेल ने साफ साफ कहा था कि झीरम घाटी हत्याकांड का पूरा झीरम केस का पूरा सबूत मेरी जेब में है। 5 साल सरकार चलाते रहे, 5 साल में कुछ कर नहीं पाए आप, और फिर से वही रोना लेके बैठ गए आप एक बार फिर से। कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे आप लोग, कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे आप लोग? अमित जी, आपकी अजय जी आपकी बात पूरी करें। उनका कहना है कि अगर सबूत आपके पास थे तो फिर पेश क्यों नहीं हो पाए वो? देख, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, देखिए 3 चीजें मैं आपके चैनल पर अंडरलाइन कर दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बात विक्टिम कार्ड और राजनीति करने का जो उद्देश्य है, ये भाजपा का है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष थे, उनका स्पष्ट रूप से जाके हाईकोर्ट में याचिका लगा के झीरम की जांच को बाधित करने का प्रयास किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए किया गया, इस बात को जसविंदर जी स्पष्ट करें। क्या कोई भाजपा का बड़ा नेता शामिल था इस सुपारी किलिंग में, इस षड्यंत्र के पीछे? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आज जो निर्दोष आदिवासी को इनकाउंटर करते हैं, बेचारे सुरक्षा बल की हत्या करते हैं, ऐसे लाल आतंक के सिपा सालारों के लिए, ऐसे नक्सलियों के लिए आज ये लाल कालीन बिछाने का ढोंग रचते हैं, तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए रिश्ता का है। आज ये स्पष्ट कर दे। देखिए, असली चेहरा सामने आने लगा अमित जी। देखिए चेहरा सामने आने लगा। कौन पोषक तत्व है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कौन संरक्षक तत्व इस विचारधारा के, आपको चेहरा सामने दिखने लगा। अजय जी ने अपनी बात से साबित कर दिया है कि पोषक तत्व कौन है साहब। अजय जी अपनी बात से साबित कर दिया कि उनके पोषक संरक्षक कौन है। मैं बार बार कहता हूँ कि नक्सलवाद के अंदर राजनीति करते रहे। चलिए, समय कम रह गया, जल्दी से मैं अनिल जी का रुख करूंगा। अनिल चौबे जी, अब अगला कदम सरकार का
क्या होना चाहिए? फिलहाल तो 100 दिन की सफलता की बात कही जा रही है, अमित जी आगे क्या होना चाहिए? डिस्टर्ब करते रहे। जी जी अजय जी, समय कम है, माफ कीजिए जी। अनिल जी जल्दी से। ये लगातार डिस्टर्ब करते रहे जसविंदर जी, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दिया। ठीक है, ठीक है, हमने आपकी पूरी बात सुनी। अजय जी, आपका पूरा विषय आ गया आपके इस उत्तर में। अनिल चौबे जी। जी अमित जी, सरकार जिस तरीके से वहां पर अभी धीरे धीरे अपने विकास कार्य कर रही है, उसको तेज करना पड़ेगा। ठीक। और ये जितना भी वहां पर जो खनिज है, मैंने तो शुरू से कहा है कि भाई खनिज का दोहन अगर आपको करना है तो जल जंगल जमीन को बचाते हुए आदिवासियों को बेहतर सुविधा देते हुए आज के युग के हिसाब से उनको सुविधा दीजिएगा। बिल्कुल आप छोड़ दीजिए कि वो तीर कमान रख के अपनी वो तरक्की कर पाएंगे। आप उनको सारी सुविधाएं दीजिए, एजुकेशन दीजिए, बेस्ट अच्छे किस्म की स्वास्थ्य सेवाएं दीजिएगा, बच्चों का पोषण बहुत अच्छा कीजिएगा, और जो भी उस आयरन ओर का जो दोहन कर रहा है जो भी है वो सरकार उस हिसाब से रखेगी ठीक से, वो ज्यादा दोहन न कर पाए और दोहन करने के बाद उनको वहां पर, तो ये सरकार का अब दायित्व है। और अगर सरकार इस विकास कार्य को नहीं करेगी तो भविष्य में फिर वो नक्सलाइट के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो फिर निकल के आ जाएंगे, वो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वहाँ ईमानदारी के साथ अफसरों को बिठा के, ईमानदार अफसरों को बिठा के ठीक से वहां का विकास करा जाए जिससे सीधा हितग्राहियों को सीधा उसका फायदा मिले। बिल्कुल, हितग्राहियों को सीधा फायदा मिले, सरकार का निश्चित तौर पर प्रयास होना चाहिए। बहरहाल समय हमारा बस इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसके साथ मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।